हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 7 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट न्यूज़ है, अगर देखें फ्रंट पेज पे तो आने वाले 4 हफ्ते बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, क्योंकि देखो एक तो वैक्सीन ड्राइव ऑन है, साथ में कोरोना के केसेस पिछले 24 घंटों में लगभग 1 लाख केसेस और आ गए हैं। तो सेंटर ने अपनी तरफ से सीधा सा कहा है कि अभी गवर्नमेंट स्टाफ, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, इनको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो बेसिकली कोविड-19 केसेस से रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो डिस्कस तो हम नहीं करेंगे। साथ में इधर आप देखोगे ये बीजेपी से रिलेटेड है, डिस्कस नहीं करेंगे कि बोले CAA कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था और फार्म एंड लेबर लॉज को लेकर के बोला गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, बोला उस पर ध्यान मत देना, हमारे काम का है नहीं। इधर हम देखेंगे रशिया इंडिया रिलेशनशिप की बात की जा रही है, जहां पर रशिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनकी विजिट अभी इंडिया में हुई है और फिर इंडिया के बाद में वो इस्लामाबाद गए हैं। तो क्या बातचीत हुई है वो बातचीत जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। इधर आप देखोगे सबरीमाला टेम्पल फिर से हाईलाइट हो गया है या फिर वोटिंग के लिए सेंटर में आ चुका है फिर से। देखो जब 2019 में लोकसभा इलेक्शंस थे ना, जनरल इलेक्शन, उस टाइम पर सबरीमाला टेम्पल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। ठीक है, अब फिर से वहाँ पर जब स्टेट इलेक्शन चल रहे हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शन चल रहे हैं, तब सबरीमाला टेम्पल फिर से हाईलाइट हो गया है। तो बेसिकली हाईलाइट क्यों हुआ है, क्या है, वो तो मैटर अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आपको जानना है सबरीमाला टेम्पल की जो सिग्निफिकेंस है, लॉर्ड अयप्पा के बारे में जानना है, क्यों ये पूरा कंट्रोवर्सी चल पड़ी है, वो डिटेल जाननी है। तो आपको सिंपल सा लिखना है सबरीमाला टेम्पल फॉर UPSC। तो आपको डेफिनेटली इनसाइट IAS या अच्छी अच्छी जो भी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर पूरा कंटेंट आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको पढ़ना है, यहाँ हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। इधर आप देखोगे कि 24 अप्रैल से हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो होंगे NV रमन्ना। तो बेसिकली इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम आपको पता ही है काम करता है। तो बेसिकली NV रमन्ना जो है वो द मोस्ट, मतलब द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो हैं, अभी आप कह सकते हो, क्योंकि अभी तो CJI कौन है 24 अप्रैल तक? ऐसे बोबडे, जस्टिस ऐसे बोबडे। तो उनके रिटायरमेंट के बाद में जब 24 तारीख को ये अपने पद को संभाल लेंगे तो उस टाइम पर ये सबसे ज़्यादा सीनियर एज में हो जाएंगे, राइट, NV रमन्ना। तो इनकी पोस्टिंग है, बाकी इस आर्टिकल में देखो डिटेल बताई हुई है इन्हीं की लाइफ से रिलेटेड, वो हम इतना ज़्यादा जाएंगे नहीं कि इनके पेरेंट्स जो थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब खेती से रिलेटेड काम किया करते थे, लाइक दैट, वो सारी चीज़ें, तो हम वो चीज़ तो डिस्कस करेंगे नहीं। बस आपके लिए थोड़ी सी टास्क है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक बार पूरी डिटेल लक्ष्मीकांत से पढ़ डालो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो कल भी हमने देखा था कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसका यूपी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से यूज़ किया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में कहते हैं कि ड्रैकोनियन वे में यूज़ किया गया है उसको, राइट। जिसमें अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कल हमने देखा था 120 में से 94 केसेस को तो स्ट्रक डाउन कर दिया, बोले ये काम के नहीं है केसेस जिनमें आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन अप्लाई की, लोगों को जेल में डाल दिया केवल शक के दायरे पे। सिमिलरली 20 में से 20 ऑर्डर और ज़्यादा कैंसिल कर दिए गए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसयूज़ वाली आ जाती है ना, तो फिर बाद में इन सारी चीज़ों में आप देखोगे तो ओवरऑल बात क्या हो गई, लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया उसको फिर एग्जीक्यूटिव ने अपने हिसाब से यूज़ किया। तो मिस यूज जब होना शुरू हो जाता है तब जुडिशरी कहीं ना कहीं सिविलियंस को बचाती है। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है कि डेमोक्रेसी में जो हाई कोर्ट है वो बचा रहा है जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं, जिनको इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ओके, तो डिस्कशन करने लायक तो कुछ है नहीं, मेन चीज़ थी वो हमने देख ली। इधर भी आप देखोगे एक कांस्टेबल को, कोबरा कांस्टेबल को एब्डक्ट कर लिया गया था, कल हमने देखा भी था न्यूज़, और घर वाले वेट भी कर रहे हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं कि हाँ क्या हुआ। तो बेसिकली माइस्ट ने इस चीज़ को एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ उन्होंने किडनैप किया हुआ उनके पास में है, और ये कह रहे हैं माइस्ट कि भाई कोई इंटरलॉक्यूटर आप जल्दी से अपॉइंट करो जो कि बातचीत करे और आपके इस कमांडर को लेकर के जाए। अब वो क्या फिरौती मांगते हैं, क्या ब्लैकमेलिंग करते हैं, वो आगे आने वाला टाइम बताएगा, तो डिस्कशन नहीं होगा इस पर भी। इधर आप देखोगे कि हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख, ठीक है, उनको तो ये कहा कि भाई आप रिज़ाइन करो, ठीक है, जबकि
ये देशमुख साहब और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ये कहाँ पहुँच गए, सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए। बोला कि आप वहाँ पे पिटीशन लगा दी कि सीबीआई की जो भी प्रॉब हो रही है उसके खिलाफ। ठीक है, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट अब क्या कहता है वो देखने वाली बात होगी, डिस्कशन करने लायक कंटेंट नहीं है, ये भी नहीं करेंगे। तो एक आर्टिकल रह गया देखो फ्रंट पेज से, इंडिया और रशिया रिलेशन का। फिर हम नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे कि हीट वेव की बात की जा रही है अब इस हफ्ते में गुजरात, राजस्थान, विदर्भ मतलब महाराष्ट्र वाला हिस्सा और तमिलनाडु में। ठीक है, तो बेसिकली इस आर्टिकल से हमें पता पड़ेगा कि हीट वेव की डेफिनेशन क्या होती है, जानेंगे इस आर्टिकल को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई थी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ठीक है, उड़ने वाले सबसे भारी पक्षी है ये उड़ने वाले पक्षियों में से। तो इस पक्षी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की है कि जो हाई टेंशन लाइंस होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, तो बोलो उनको अंडरग्राउंड भी तो किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है, ठीक है, कि हाई टेंशन इलेक्ट्रिक केबल्स हैं उनको अंडरग्राउंड क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जब फ्लाइट लेते हैं और तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है, इनके इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, उन तारों में फंस जाते हैं, तो उसकी वजह से इनकी हो जाती है डेथ। और आप देखोगे इनको अगर हम देखें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, या फिर इनको गोडावन भी बोला जाता है, ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है, ठीक है। तो और राजस्थान में मेनली आप देखोगे जैसलमेर, बाड़मेर वाले रीजन में नेशनल डेजर्ट पार्क है ना, उसमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप ये जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है इनको अंडरग्राउंड भी तो कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि ये जो गोडावन है ना ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ओके। और कहाँ कहाँ पर मिलता है, IUCN की लिस्ट मैंने आपको बता दी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यहाँ पे तो केवल एंडेंजर्ड ही बता करके छोड़ दिया, बेसिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, आप शंकर IAS में पढ़ते हो, राइट, वो सारी डिटेल आपको कलेक्ट करनी है, ठीक है। और ये भी देखोगे कि कौन कौन से एरियाज़ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है। देखो इसमें नाम जैसे गुजरात और राजस्थान तो सीधा हो ही गया, यहाँ पे क्लियर है। महाराष्ट्र में भी मिलता है, तो MP में भी कुछ एरियाज़ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है। जबकि इसका एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ भी है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अगर आपको देखना होगा तो आप कहाँ पर जाओगे, ठीक है। तो उसका आंसर था जो ग्रेट डेजर्ट मतलब नेशनल डेजर्ट पार्क। अब नाम तो यहाँ पे नेशनल डेजर्ट पार्क है, बट ये नेशनल पार्क ना होकर के क्या है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है, ठीक है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, वो डिटेल आप चेकआउट करो। तो ऐसे करके एक टॉपिक में से आप कितनी चीज़ें सीख सकते हो, और उन्हीं में से फिर क्वेश्चन तैयार करके आप देखो, इजीली फिर बाद में अप्रोच कर पाओगे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो बेसिकली इस आर्टिकल में यही कंटेंट था मेन, तो कि जो GIBs है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से बात कही है, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन पेज कि EVM ट्रांसपोर्ट को लेकर के, और जो कैंपेन पे बैन लगाया गया था असम में, वहाँ पर जो BJP के लीडर हैं, मिनिस्टर, ठीक है, उन पर बैन लगाया गया था कि उन्होंने अपनी स्पीच में कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिए थे, ठीक है। तो उसके चलते उनको बैन कर दिया गया था 48 आवर्स के लिए कि आप इलेक्शन में इस तरीके से कैंपेन नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन पर 48 घंटे का बैन लगाया। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरे करियर को आप उठा करके देखो, मैंने आज तक किसी को कुछ गलत नहीं कहा है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ऐसी बातें आगे नहीं बोलूँगा। तो ऐसे में फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनकी सज़ा जो थी 24 घंटे तक कर दी, 48 से घटा करके। तो एक तो इस बात पर ये आर्टिकल है। दूसरा, EVM मशीन का पाया जाना BJP लीडर की वाइफ की प्राइवेट कार में, ठीक है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के जो मुद्दा है कि EVM मशीन्स किस तरीके से पोलिंग बूथ तक ले जाई जाएगी, क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा, तो वो ब्रीच हो गए ना। तो इसको लेकर के ये आर्टिकल पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो हम काम की चीज़ें निकालेंगे क्योंकि ज़्यादातर तो पॉलिटिक्स है इसमें से, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे दूसरा, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑप्शन फॉर MSME, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कल भी, और आज सुबह हमने एडिटोरियल में भी देख लिया, और अब ये एक्सप्लेन पेज पे फिर से आ गया है। तो बेसिकली इस न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, जिससे कि जिन लोगों ने ऑलरेडी वीडियो देख लिया वो लोग वहाँ पे बंद कर देंगे जैसे ये आर्टिकल शुरू हो, और जिन लोगों को रिवीजन करना है या फिर पहली बार देख रहे हैं इस कंटेंट को, वो ज़रूर देखें पूरे वीडियो को, ठीक है। ये हम देख लेंगे पूरा डिटेल में, ये प्री पैक जो लाया गया है ऑर्डिनेंस के थ्रू, ओके। और इधर ये बताया जा रहा है कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं रशिया के प्रेसिडेंट, वो अपनी प्रेसिडेंशियलशिप को 2036 तक एक्सटेंड करने की
पूरा मानस बना चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है। तो देखो ये बेसिकली कहीं ना कहीं रेजीम को अपने हाथ में ले लेना, ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं कह सकते इसको फिर आप, ठीक है। तो वही चीज़ बताई जा रही है, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप एक बार देख लेना, देखना चाहो तो। चलते हैं आगे। वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये वियना मतलब ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जो कि सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, वहाँ की कैपिटल है। वहाँ पर ईरान और यूएस से एग्री हो चुके हैं कि जो जैकपोआ एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसको एक रिवाइवल मिलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को बाहर निकाल लिया था, यूएसए ने विड्रॉ कर लिया था खुद को जैकपोआ से। तो अभी फिर से यूएसए और ईरान दोनों मिलकर के अब बातचीत आगे बढ़ाएंगे और न्यूक्लियर डील जो है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो कई बार हो सकता है पूछ ले कि रिसेंटली जैकपोआ करके एक डील जो थी वो न्यूज़ में थी, ये किस किस के बीच में थी, तो आप बताओगे P5+1 प्लस ईरान। P5 कौन से, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स, एक हो गया जर्मनी, और फिर बाद में ईरान के साथ में एग्रीमेंट साइन होना, उसका नाम दिया गया था जैकपोआ। तो उसके लिए अब बातचीत हो रही है ऑस्ट्रिया के वियना में। ओके, बाकी कुछ डिटेल हमारे इतने काम की है नहीं, और वर्ल्ड पेज पे एक भी चीज़ अब और कुछ बचा नहीं है जो हमारे काम का हो। आगे चलते हैं। फिर जो हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो है बोइंग 373 मैक्स फिर से आकाश में उड़ेगा। बैन क्यों लगाया गया था और क्यों इस बैन को फिर से लिफ्ट कर लिया गया, तो देखेंगे इस एयरक्राफ्ट के बारे में। अच्छी न्यूज़ है, जान लेंगे इसको। इधर कॉरपोरेट गवर्नेंस, जीएस पेपर 4 में जो कॉरपोरेट गवर्नेंस वाला पार्ट है ना, उससे आप इस रिपोर्ट को कनेक्ट कर सकते हो, जहां पर सेबी चीफ, उन्होंने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया है। सेबी की तरफ से स्टेटमेंट आया, अजय त्यागी जिनका नाम है, कि जो सीएमडी है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इनकी पोस्ट को आप सेपरेट करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। मतलब हो गया क्या कि सीएमडी जो होता है वो पावरफुल पोस्ट होती है किसी भी कॉरपोरेट हाउस की अगर बात करें, तो उसकी सारी कंपनी केवल उसी के हिसाब से चले या उसी पे फोकस्ड रहे, ये कहीं ना कहीं कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए हमेशा नुकसानदेह होती है। तो उसके लिए क्या प्रोविज़न कर रखे हैं, बोले सीएमडी की पोस्ट को आप बिल्कुल सेपरेट करो बाकी मैनेजमेंट के काम से। ठीक है, तो जानेंगे इस न्यूज़ को भी, अच्छी न्यूज़ है। और तो बाकी देखो ये इधर विवाद से विश्वास वाली ये जो न्यूज़ है, इसमें अभी तक सरकार को लगभग 54,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में। इनडायरेक्ट नहीं है, केवल डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कोई भी टैक्स ऐसा जो कि डायरेक्ट टैक्स है, उस टैक्स में कोई भी मतलब डिस्प्यूट अगर चल रहा है, स्टेट में सरकार और साथ में जो कॉर्पोरेट हाउस है, अपोजिशन में जो पार्टी है, तो उनके इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए ये स्कीम है विवाद से विश्वास। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम करती है सरकार। तो बेसिकली आप देखोगे 54,000 करोड़ रुपए तक की रिकवरी होगी। टारगेट तो देखो 2 लाख करोड़ का था, पर फिर भी 54,000 करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि प्रीवियसली जब विवाद से विश्वास 1998 में शुरू किया गया था, उस टाइम पे भी इम्प्लीमेंट हुई थी ये स्कीम, तब लगभग 739 करोड़ रुपीज़ का ही रिकवरी हो पाई थी, पर उसके कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा अमाउंट है ये। ओके, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इकोनॉमी पेज पे भी सिर्फ 2 न्यूज़ हैं, उनको देख लेंगे। अब देखते हैं एक एक न्यूज़ को डिटेल में। इंडिया रशिया रिलेशन की बात करें तो मॉस्को ने अभी बीजिंग के साथ में अपने रिलेशनशिप को बताया कि बहुत ही ज़्यादा पीक पे चल रही है अभी चाइना रशिया की जो रिलेशनशिप है वो। पर मिलिट्री अलायंस का मतलब मत समझना इसका कि हमारे बीच में कोई मिलिट्री अलायंस है। हाँ, हमारे बीच में कॉपरेशन बहुत है, हम एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम मिलिट्री अलायंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया, चाइना को थोड़ा सा डाउन प्ले किया। साथ में दिल्ली के साथ में डीपर टाइज के लिए शपथ भी अपनी कंटिन्यू रखी कि हाँ, हम दिल्ली के साथ में रिलेशनशिप बिगाड़ेंगे नहीं। साथ में अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई, जैसे कि चाहे S-400 की बात करो या फिर अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस की बात करो, तो बोला हम इंडिया के साथ में मिलकर काम करने के लिए रेडी और हम काम करते आए भी हैं। तो बेसिकली व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट ऑफ रशिया हैं, उनकी विजिट होने वाली है इस साल में अंत तक। तो उनकी विजिट से पहले ये वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जिनका नाम है सर्गेई लोवरोव, ठीक है, उनकी जो विजिट है ये बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो इंडिया रशिया से परचेज कर रहा है। तो उसको लेकर के देखो अमेरिका ने बहुत सारे इश्यूज भी राइज किए हैं कि हम इंडिया पे बैन लगा देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे, क्योंकि एक एक्ट है वहाँ पर, काटसा एक्ट,
जिसमें वो काउंटर एडवर्सरी एक्ट उसको कहा जाता है कि अमेरिका के दुश्मनों से अगर कोई भी देश रिलेशन रखता है तो अमेरिका उस देश के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा। तो यहाँ पर इंडिया रशिया से रिलेशन रखता है तो इंडिया पर सैंक्शंस लगा सकता है यूएसए, क्योंकि यूएसए और रशिया की दुश्मनी है। ठीक है, तो ऐसे में ये कार्डसा एक्ट के अंडर में थ्रेट किया जाता है इंडिया को, पर अभी तक तो देखो सैंक्शंस लगे नहीं है। दूसरी तरफ अब तालिबान भी है, वो अब पावर शेयरिंग में अपनी जो स्टेक्स हैं वो बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूएसए के ट्रूप्स को विड्रॉ करने की बात हो रही है 1 मई तक। ठीक है, 1 मई से विड्रॉवल शुरू हो जाएगा, तो उसमें क्या हो गया, तालिबान को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ कहीं ना कहीं साथ में काम करते हुए दिखाई दे। इसके अलावा दिल्ली का जो क्वाड में पार्टिसिपेट करना, जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, इनका पार्टिसिपेट करना, इसको सीधा सीधा क्या बोला है इन्होंने, बोला ये तो एशियन नेटो है। ठीक है, और दूसरी तरफ इन्होंने एशिया और पैसिफिक रीजन को बोला कि एशिया पैसिफिक, जबकि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने स्पीच में क्या बोला, इंडो पैसिफिक। रही सही में हमें यह भी पता है कि रशिया ने अपनी तरफ से ओपनली इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया था कि क्वाड जो है वो जियोपॉलिटिक्स को चेंज करने की कोशिश कर रहा है एशिया पैसिफिक रीजन में। ठीक है, तो देखो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है रशिया क्वाड को लेकर के। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉपरेशन की अगर बात करें तो दोनों के बीच में देखो कि जो फार ईस्ट रशिया है वहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ में कॉपरेट करें, क्योंकि फार ईस्ट में अब रशिया में अब डेवलपमेंट भी लाना चाह रहा है। ये व्लादिवोस्तोक वाला रीजन है ना, ओखोटस्क, व्लादिवोस्तोक, इस वाले रीजन में बिल्कुल ईस्टर्न रशिया में, वहाँ पर डेवलपमेंट की बात की जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो भारत का है उसमें भी कॉपरेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसमें रशिया और इंडिया दोनों की दोनों पार्टी हैं। इसके अलावा ईरान हो गया और बीच के जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, जो कि चेन्नई इंडिया से शुरू होकर के मलक्का स्ट्रेट से होता हुआ फिर उसके बाद में जाएगा कहाँ पे, जापान सीज से होता हुआ फिर बाद में जापान के पास से होता हुआ कहाँ पे, ईस्टर्न रशिया तक। तो ये आप देखोगे इसमें भी कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है। एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन, बोला हम हर एक फील्ड में साथ देंगे। और इस S4 एयर डिफेंस सिस्टम की बात की गई, बोला उसको भी हम डेफिनेटली, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा धमकियां भी दी, थ्रेट भी किया बहुत ज़्यादा इंडिया को, पर फिर भी कॉपरेशन कंटिन्यू अभी भी चल रहा है। तो यही चीज़ मेन यहाँ पर है। और पैसिफिक वाली बात तो करी दी कि एशिया पैसिफिक तो कहा रशिया ने और इंडो पैसिफिक कहा इंडिया ने, ये चीज़ें बताई जा रही है। रशिया चाइना रिलेशन बोला हम बहुत पीक पे है, पर वो कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है हमारा, ऐसे कुछ करके बातचीत बोली गई। आगे चलते हैं। गुजरात, राजस्थान, विदर्भ, तमिलनाडु वाले रीजन में बोले हीट वेव के चांसेस बने हुए हैं। ओके, तो हीट वेव होती क्या है वो देख लेते हैं। देखो जब भी कोई रीजन में नॉर्मल टेम्परेचर के कंपैरिजन में अगर 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर राइज हो जाता है या फिर मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री तक चला जाता है, प्लेन एरियाज़ की बात हो रही है, तो वो कंडीशन बन जाती है हीट वेव की। जबकि अगर हिली रीजन है, कोई पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच जाता है तो उसको बोल दिया जाता है, बोला कि हीट वेव आ चुकी है। तो दोनों में डिफरेंस आप देखना कि प्लेन एरियाज़ में टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड और हिली एरियाज़ में अगर 30 डिग्री या उससे ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाए तो उस केस में हीट वेव हो जाती है। या फिर नॉर्मल टेम्परेचर जो अभी तक आपने देखा है प्रीवियसली, जैसे अभी अप्रैल है तो अप्रैल में जो टेम्परेचर रहता है उसके कंपैरिजन में अगर कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन में, कोई भी पर्टिकुलर एरिया में अगर टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री राइज हो गया थोड़े से टाइम ड्यूरेशन में, 1-2 दिन के अंदर अंदर ही, तो उसको हीट वेव बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ पे अकोला हो गया, महाराष्ट्र में नागपुर हो गया, या राजस्थान की बात करो, तमिलनाडु की बात करो, बोले यहाँ पर इस तरीके के इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं और आगे मिल सकते हैं 1-2 दिन में। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है बोइंग 737 मैक्स रिटर्न्स टू द स्काईज। इसमें बैन क्यों लगा था वो देखते हैं। देखो ये है 737 मैक्स। बेसिकली आपने सुना होगा अभी रिसेंटली 2 एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट्स देखने को मिले थे, जो कि एक तो जावा सी में क्रैश कर गया था, जावा सी इंडोनेशिया। ठीक है, वहाँ पर जैसे ही फ्लाइट ली इस प्लेन ने तो वो क्रैश कर गया था, मतलब इस मॉडल के जो दूसरे प्लेन्स थे। सेम चीज़ इंसिडेंट देखने को मिला था इथियोपिया में। तो ये 2 इंसिडेंट ने इस मॉडल के ऊपर सवाल उठाए कि ये 737 मॉडल मैक्स बोइंग का जो है
ये कहीं ना कहीं इसके डिज़ाइन में ही प्रॉब्लम हो, और इन्वेस्टिगेशन में यही पता पड़ा कि एक्सीडेंट का मेन कॉज जो था दैट वाज डिज़ाइन फ्लॉ, डिज़ाइन में जो गड़बड़ियाँ थी वो। तो अब क्या कर दिया, इस बोइंग की जो लेटेस्ट डिज़ाइन आई है ना 737 मैक्स की, उसमें जो कमियां थी डिज़ाइन में उनको करेक्ट कर दिया, और वो कमियां करेक्ट करने के लिए एक सिस्टम का एडिशन किया है, वो है मैन्योवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम, MCAS। या आप लिख लो कि MCAS रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है, ठीक है ना। तो एरोप्लेन की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। ये एक तरीके का ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि जब भी प्लेन फ्लाइट लेगा तो उस टाइम पर प्लेन बिल्कुल खड़ा ना हो करके आगे का जो नोज होगा प्लेन का वो नीचे की तरफ झुक जाएगा। इसमें होता क्या है, गड़बड़ क्या हुई इन दो एक्सीडेंट्स में, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ कि जब ये प्लेन था ना, ये जब फ्लाइट ले रहा था तो बिल्कुल ये स्ट्रेट ऊपर हो गया। तो स्ट्रेट जब ऊपर की तरफ हो जाता है तो फिर क्या होता है कि अंडर द ग्रेविटी ये प्लेन फ्लाइट तो लेना भूल जाता है और एक पत्थर की तरह नीचे आके गिर जाता है, एकदम सीधा का सीधा नीचे आके गिर जाता है। तो अभी तक लगभग पिछले 2 एक्सीडेंट हुए ना, उनमें 300 साढ़े 300 लोगों से ज़्यादा की डेथ हो चुकी। तो ऐसे में बैन कर दिया था। अब डिज़ाइन में क्या कर दिया कि जब ये प्लेन फ्लाइट लेगा, टेक ऑफ करेगा, तो उस टाइम पर ये आगे का जो नोज होगा ना, ये वाला पोर्शन ये नीचे की तरफ झुक जाएगा। इससे क्या होगा कि प्लेन एकदम सीधा ना खड़ा होकर के अपनी बैलेंस में रहे और फिर बाद में फ्लाइट लेने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो बेसिकली ये डिज़ाइन में चेंज हुआ है, और डिज़ाइन में चेंज करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, MCAS, मैन्योवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम। इससे क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट के चांसेस बिल्कुल खत्म। जो ये अभी पिछले 2 एक्सीडेंट की बात हमने की ना, एक तो इथियोपिया और एक जकार्ता से टेक ऑफ करते टाइम पे जावा सी में जब जाके गिर गया था प्लेन, उसमें क्योंकि 350 के लगभग लोगों की जान चली गई थी उसमें। ओके, तो ऐसे करके ये बैन अभी लिफ्ट कर लिया गया है बोइंग 737 मैक्स पर से। दूसरी न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि CMD की पोस्ट को आप सेपरेट करो डेडलाइन से पहले। ये बात किसको कही है, सेबी की तरफ से कही गई है ये बात। जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज है ना, जो सेंसेक्स में, निफ्टी में, इनमें जो लिस्टेड है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती हैं, उनको ये कहा कि भाई आप यहाँ अपनी खुद की जो चेयरपर्सन और जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उनकी पोस्ट को बिल्कुल अलग करो। क्योंकि होता क्या है कि जब एक बंदा बहुत पावरफुल पोस्ट पे बैठ जाता है तो सारी जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है, वो सारा मैनेजमेंट उस एक धुरी पे मतलब सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है कि जो मैनेजर है, अब यहाँ पे आप देखोगे CMD है, अगर CMD अकेला पावरफुल बंदा हो गया और उसने छुप छुपा करके जो कुछ भी, मान लो इनसाइडर ट्रेडिंग करवा दी उसने कि हाँ हम आने वाले टाइम पे कुछ ऐसे कदम उठाने वाले हैं, और ये इन्फॉर्मेशन इस CMD ने किसी और को दे दी, ठीक है, कोई अपना रिश्तेदार है या दूर का रिश्तेदार है, कि बोले तू मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, आने वाले टाइम पे शेयर्स राइज होने वाले हैं, तो इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया कि नहीं, कि अंदर के अंदर इन्फॉर्मेशन दे दी कि आने वाले 2 महीने में कंपनी क्या करने वाली है। तो इसके चलते क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया कि नहीं, कि खुद भी पैसे तो लगा सकता है ना रिश्तेदार को दे करके कि हाँ तो इस कंपनी में, मेरी वाली कंपनी में पैसा लगा, मैं तो नहीं लगा सकता। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है कि सिंगल इंडिविजुअल में अगर सारी थ्योरिटी कन्फाइन हो जाएगी, एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिगड़ जाएगी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बैलेंस लाने के लिए सेबी की तरफ से ये स्टेटमेंट डिक्लेयर किया गया है कि भाई जो टॉप 500 कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन पे चलती हैं, मार्केट से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती हैं अपनी लिस्टिंग के बेसिस पे, उन लोगों को अपने CMD की पोस्ट को बिल्कुल सेपरेट करने की ज़रूरत है। इनसे एक सवाल और पूछा गया अजय त्यागी जी से, जो कि सेबी के चेयरमैन है, कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन कॉर्पोरेट बोर्ड ये कितना इम्प्रूव हुआ है। तो देखो ये बता रहे हैं कि बोलो 2014-15 के टाइम पे जो कॉर्पोरेट हाउसेज में जो बोर्ड्स हुआ करते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो भी मेन मैनेजमेंट मैनेजिंग जो इंस्टीट्यूशन थे उनमें, तो बोलो उनमें 5 से 6% रिप्रेजेंटेशन हुआ करता, जो कि 2021 में 17% तक राइज हो गया है। हाँ, ये बात ठीक है कि डेवलप्ड कंट्रीज या फिर OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अभी भी हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि वहाँ पर 25% तक रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, किसमें, कॉर्पोरेट बोर्ड्स में। ओके, तो ये चीज़ बताई गई है इस आर्टिकल के थ्रू। अब चलते हैं हम एक्सप्लेन पेज पे सीधा। EVM ट्रांसपोर्ट एंड कैंपेन बैन। तो बेसिकली हमने मुद्दा तो पूरा देख ही लिया, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मिलना बीजेपी लीडर की वाइफ की प्राइवेट कार में, ठीक है। और दूसरा आप देखोगे स्पाउस, मतलब
बीजेपी कैंडिडेट के स्पाउस की कार में। ठीक है, दूसरी तरफ जो हिमांता बिश्व शर्मा जो कि बीजेपी मिनिस्टर हैं इन जो अभी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है असम की, ठीक है, उसमें तो उनको 48 आवर्स का बैन लगाया गया था, उसको रिड्यूस कर दिया गया। तो दोनों में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो बेसिकली क्रिटिसिज्म क्या कहा सर, ये सारे के सारे चुनावी चीज़ें चल रही हैं, वो तो इतना हम दिमाग लगाएंगे नहीं इस पर। हम देखेंगे यहाँ पर कि प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल सिंपल सा ये है कि ईवीएम कि जब भी मतलब जहाँ जो पोलिंग बूथ है वहाँ तक ले जाना है तो उनको सिक्योरिटी गार्ड्स की देख रेख में ले जाया जाएगा, जिसमें कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ होने का स्कोप ना रहे। तो ये वायलेशन है कहीं ना कहीं कि जो ये राताबाड़ी सीट थी ना, वहाँ पर इलेक्शन होने वाले थे, तो ये ईवीएम जब ले जाई जा रही थी तब ये मिली कि हाँ बीजेपी लीडर की खुद की प्राइवेट कार के अंदर वो स्पॉट की गई। तो ये कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ द प्रोटोकॉल कंसिडर किया जा रहा है। ओके, इसके अलावा आप देखोगे कि ये मिस्टेक मतलब पहले भी कभी हुई है क्या? जी, पहले भी नोटिस की गई है, मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन में भी और राजस्थान असेंबली इलेक्शंस में भी ये नोटिस किया हुआ है। इसमें कदम क्या उठाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि वहाँ पर इलेक्शन को ही पोस्टपोन कर दिया, बोला बाद में कराए जाएंगे क्योंकि गफले होने के पूरे चांसेज हैं। तो एक कंट्रोवर्सी तो ये है। दूसरी हिमांता बिश्व शर्मा वाला जो कैंपेन है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के होते हुए भी उन्होंने अपनी जो स्पीच जो दी वो बहुत ही ज़्यादा गलत थी। ठीक है, कि बोडोलैंड पीपल्स पार्टी के लीडर के अगेंस्ट में सीधा गलत स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के बेसिस पे 48 घंटे का जो बैन लगाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उसको रिड्यूस करके कितने घंटे, 24 घंटे कर दिया। उसके पीछे बेसिकली रीज़न क्या था कि इन्होंने अपनी तरफ से एक अपॉलॉजी लेटर लिखा और उस अपॉलॉजी लेटर में लिख के बोला कि ये मेरे से पहली बार गलती हुई है, अब मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो ऐसे में फिर इनकी माफ़ी मिल जाती है। फिर ये बात आती है, क्या ऐसे पहले भी हुआ है कि देखो 2014 के लोकसभा इलेक्शन में अमित शाह जब बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिए थे, तो उनको भी इसी तरीके से बैन का सामना करना पड़ा था। सिमिलरली समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान, उनको भी इसी तरीके से बैन का सामना करना पड़ा था। तो आर्टिकल 324 के अंडर में ये पावर एक्सरसाइज करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे में अमित शाह ने तो अपनी तरफ से अपॉलॉजी लेटर लिख दिया कि मैं आगे से गलती नहीं करूंगा, और उन्होंने की भी नहीं। तो ऐसे में उनको रिलैक्सेशन मिल गया, और आजम खान ने ऐसा कोई स्टेटमेंट या रिलैक्सेशन के लिए अपॉलॉजी लेटर लिखा नहीं, तो उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। तो बेसिकली पॉइंट ये सारे थे जो हमने देख लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इस आर्टिकल में, बाकी पॉलिटिक्स ज़्यादा डिस्कस की हुई है। आगे चलते हैं। अब ये लास्ट आर्टिकल आ गया है। अगर आपने इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन वाला प्रोसीजर पहले देख लिया है तो आप यहीं पे क्विट कर सकते हो वीडियो को, और अगर नहीं समझ में आया है या रिवाइज करना चाहते हो या पहली बार देख रहे हो तो आप ज़रूर देखो इस कंटेंट को। ठीक है, देखो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑप्शन फॉर एमएसएमई। तो बेसिकली इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है या बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है? देखो इंसॉल्वेंसी का मतलब हो गया कि कोई इंडिविजुअल है या कोई कॉर्पोरेट हाउस या कोई भी एंटिटी, कोई पर्सन है ये मानो, ठीक है, उसने लोन लिया। अब लोन को चुकाने के लिए कुछ ईएमआई फिक्स की, उस ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट भी आता है और साथ में इंटरेस्ट रेट भी आती है। वो रीपे करने की जब बात आई तो ए वहाँ पर चुका नहीं पा रहा है और लगातार फेल हो रहा है, मतलब बैक टू बैक ईएमआईज को रीपे करने में फेल हो रहा है। तो ऐसे में उसको कंसिडर कर दिया जाएगा इंसॉल्वेंट। अब ये केस जो है ये लेंडर लेकर के जाएगा कहाँ पर? किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या कोई ट्रिब्यूनल के पास में। अब वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या कंपिटेंट अथॉरिटी अगर इस ए को ये बोल दे कि हाँ वाकई में इसकी कैपेसिटी नहीं है कि ये टाइम पे पैसा चुका सके, तो इस केस में फिर बाद में ये हो जाएगा बैंकरप्ट। तो बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंसी में केवल एक लेयर का डिफरेंस है, वो क्या कि केवल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने फाइनलाइज किया कि नहीं। जब तक नहीं किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, कंपिटेंट अथॉरिटी ने, तब तक तो इंसॉल्वेंट है। और जैसे ही इसने कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ट्रिब्यूनल ने ये कह दिया कि हाँ वाकई में ए के पास में इतना मादा या इतना दम नहीं है कि वो पैसा चुका सके, तो फिर वो बैंकरप्ट भी क्लियर हो जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो बेसिकली अभी जो मुद्दा है, अभी जो पॉइंट है वो ये कि सेंटर ने अपनी तरफ से ऑर्डिनेंस डिक्लेयर किया है जिसको प्री पैक बोला गया है। प्री पैक जो कि एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लेकर के आया है एमएसएमईज के लिए। कितनी लिमिट तक? 1 करोड़ तक जो डिफॉल्ट हो चुके हैं, 1 करोड़ तक के अमाउंट का जो लोन है उसको चुका नहीं पा रहे हैं। तो आप देखोगे कि पिछले 1 साल में जब कोविड-19 का असर था
तब तक तो देखो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर में जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस था CIRP, इसको सस्पेंड किया हुआ था, 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था कि बोलो किसी भी कॉर्पोरेट के अगेंस्ट में कोई भी रेजोल्यूशन प्रोविजन नहीं किए जाएंगे। पर अब 1 साल कंप्लीट हो गया, तब जाकर के ये लग रहा है कि अब NPAs और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक मतलब थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए जिससे कि रेजोल्यूशन का एक नया मेथड निकाला जाए, तो उसको बोल दिया गया प्रीपैक। देखो अब प्रीपैक है क्या, इसके बारे में आप देखो, ये एक तरीके से जो कंपनियां डिस्ट्रेस में हैं, कर्जे के नीचे दबी पड़ी हैं, तो उन कंपनियों के ऑनर या फिर आप कह सकते हो उनके जो प्रोमोटर्स हैं उनके साथ में, प्लस जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने लोन दिया है वो, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो जिन्होंने पैसा लगाया है वो, उनके बीच में बिठा करके और एक सहमति, एक एग्रीमेंट निकाल करके लेके आना कि भाई अभी जो टाइम है वो बहुत ख़राब है, जो लोन आपने दिया, जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उसको हम चुकाने के लिए एक प्लान लेकर के आए हैं, अगर आपको सही लगे तो आप बताओ। तो ऐसे में ये जो ऑर्गेनाइज़र हैं या फिर जो प्रोमोटर्स हैं वो उनको अपना प्लान बताएंगे, जो उधार देने वाले हैं उनको, लेंडर्स को, वो प्लान फिर बाद में उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो उसी के बेसिस पे फिर काम हो जाएगा। तो इसमें क्या फ़ायदा हुआ, देखो ऑनरशिप चेंज नहीं होगी, यहाँ पर ओनरशिप कंटिन्यू वही रहेगी, बस उनको प्लान बताना है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है टाइम पे। तो ये है पूरा का पूरा प्रीपैक का प्रोसीजर। देखो यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में ये चीज़ ऑलरेडी एक्सरसाइज की जा रही है और पिछले दशक से लगातार ही। तो ये एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है ये इंडिया ने भी अडॉप्ट करने की शुरुआत कर दी है। अब इसमें जो प्लान जो आएगा, इस प्लान को फिर बाद में भेजा जाएगा NCLT या उसके NCLT के जो भी ट्रिब्यूनल्स बैठाए जाएंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जो भी पार्ट्स होंगे उनको, फिर वो बताएंगे कि हाँ ठीक है ये अप्रूव किया जाता है, इस प्लान पे आगे काम किया जा सकता है, तो वो आगे प्रोसीड फर्दर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और कि जब जो प्रोमोटर्स हैं वो लेंडर्स को जब अपना प्लान बताएंगे ना, तो उन लेंडर्स से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि 66% फाइनेंशियल क्रेडिटर जिन्होंने उधार दिया हुआ है वो अगर उस प्लान से एग्री करते हैं तो ही उस प्लान पे काम किया जाएगा। अगर 66% से कम लोगों, मतलब 66% का थ्रेशोल्ड नहीं कवर हो पाया, तो उस केस में फिर बाद में ये रेजोल्यूशन प्लान जो है, और जो ऑर्गेनाइजर ने या फिर जो भी प्रोमोटर्स हैं उनका वो प्लान फिर वहाँ पे कोलैप्स कर जाएगा और शुरुआत हो जाएगी किसकी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की, CIRP की। फायदे क्या होंगे ये मैंने आपको एक तो बता ही दिया कि देखो, अभी एक तो बता दिया कि ऑनरशिप चेंज नहीं होगी, सबसे बढ़िया तो क्या होगा, ऑनरशिप चेंज नहीं होगी, डिसरप्शन नहीं आएगा, तो ऑपरेशन जो है वो स्मूथली चल पाएंगे। अब CIRP में क्या होता है कि वहाँ पर जो रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू होता है ना, कि कंपनी की कैसे घाटे से निकाला जाए, तो उसमें सबसे पहले तो मैनेजमेंट के लोगों को हटाया जाता है। तो एक तो ये चीज़ हो जाएगी। दूसरी, CIRP में ऑलरेडी काम तो कर ही रहा था CIRP, दिसंबर 2020 तक लगभग 1717 केसेस थे CIRP के, उनमें से 86% केसेस तो ऐसे थे जो कि मैक्सिमम टाइम थ्रेशोल्ड जो 270 दिन का दिया हुआ था कि रेजोल्यूशन कर दिया जाएगा, उससे भी ज़्यादा डिले किए हो रहे हैं। तो एक तो ये डिले बहुत ज़्यादा होता है, इस डिले को कम करने के लिए इसमें प्रीपैक प्लान में कितना टाइम दिया है, 120 दिन का टाइम दिया है। बोले 120 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन प्रोसीजर मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो वो चीज़ जो है इसके कंपैरिजन में बहुत कम टाइम होगा। एक तो टाइम सेविंग सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरी हो गई कि यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ है वहाँ पर डिसरप्शन नहीं आएगा क्योंकि मैनेजमेंट चेंज नहीं होगा। तो ये दो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रीपैक में बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू CIRP। ओके, 120 दिन में 90 दिन के अंदर तो देखो प्लान आउट करना है कि जो भी प्रोमोटर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपनी तरफ से रेजोल्यूशन लेकर के आएंगे और वो सबमिट किया जाएगा NCLT को, और 30 दिन के अंदर अंदर NCLT अपनी तरफ से अप्रूवल या रिजेक्शन जो भी देना है वो दे देगा। तो 120 दिन के अंदर अंदर सारा काम हो जाएगा, जबकि डिले यहाँ पर कितना हो रहा है CIRP में, 270 दिन से भी ज़्यादा का। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे आई गेस। इसके अलावा मोटिवेशन क्या है इसके पीछे, मोटिवेशन तो देखो MSMEs को एक अपॉर्चुनिटी देना कि वो अगर अपने लोन की लाइबिलिटीज़ को टाइम पे पूरा नहीं कर पा रहे हैं और कोविड-19 की वजह से और ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो उनको कहीं ना कहीं एक मौका देना कि चलो ठीक है अब आप रिकवर कर लो। रही सही में मिसयूज़ ना हो, इसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर कंसेंसुअल रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी कि लेंडर्स जो होंगे ना वो अप्रूवल देंगे रेजोल्यूशन को। ऐसा नहीं है कि जो प्रोमोटर्स हैं वो अपने हिसाब से रेजोल्यूशन ले जाकर के NCLT को दे देंगे, नहीं,
अप्रूवल देगा कौन? रेजोल्यूशन तैयार करेंगे जो अभी जो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो, और फिर बाद में वो रेजोल्यूशन सबमिट किया जाएगा किसके पास में? जो उधार देने वाले लेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनके पास में। और फिर वो 66% लोग जब अप्रूवल दे देंगे तब जाकर के एनसीएलटी के पास में जाएगा। तो ऐसे में जो प्रोमोटर्स हैं उस इस प्रोविज़न का मिसयूज़ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आर क्रेडिटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पॉसिबल मिसयूज ऑफ द प्रोमोटर्स, जी बिल्कुल, प्रोटेक्शन के लिए ही तो इतना किया जा रहा है कि जो एरेंट प्रोमोटर्स हैं, जो गड़बड़ करने वाले प्रोमोटर्स हैं, जो गड़बड़ करने वाले मालिक हैं, उनके ऊपर लगाम लगाना ही तो मेन प्रोविजन है ना इसका। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या ऑप्शन बताई जा रही है कि अगर जो प्रोमोटर्स हैं या फिर जो भी ऑनर्स हैं या फिर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने जो रेजोल्यूशन प्लान बनाया वो रेजोल्यूशन प्लान क्या 100% प्रूफ वाला रहेगा? इसको भी चेक करने का एक प्रोविजन दिया जा रहा है कि थर्ड पार्टीज को भी बुलाया जाएगा। थर्ड पार्टीज को सिचुएशन बताई जाएगी कि ये कंपनी है, इतना लोन है, इतना चुकाना है, इतना टाइम पीरियड है। तो थर्ड पार्टी भी अपनी तरफ से प्लान बता देगी कि हाँ, हमारे हिसाब से तो अगर हमें ये कंपनी मिलती है तो हम ये प्लान आराम से आपको अच्छे से अच्छी, सस्ती से, मतलब बढ़िया से बढ़िया कंडीशन के ऊपर फुलफिल कर देंगे। जबकि ये प्रोमोटर्स हैं, उनकी जो कंडीशन है, रेजोल्यूशन प्लान जो है, इनका कंपैरिजन इस थर्ड पार्टी के प्लान से कंपेयर किया जाएगा, और इसमें जो भी बेटर कंडीशंस हैं वो इसके सजेशन के तौर पे इनको दिया जाएगा प्रोमोटर्स को। अब उन सजेशंस को अगर मान लेते हैं प्रोमोटर्स, स्टेक होल्डर्स, तब तो देखो ये रेजोल्यूशन प्लान पे काम हो जाएगा। और अगर नहीं मानते हैं तो फिर इस थर्ड पार्टी को रेजोल्यूशन में कंसिडर करना शुरू कर लिया जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि इस पूरे मेथड को बोला जाता है स्विस चैलेंज। क्या बोलते हैं इसको? स्विस चैलेंज। कि आपके पास में कोई प्लान ए है, किसी ने प्लान ए बताया, और उस प्लान ए में आपने सुना उसको अच्छे से, फिर आपने 2-3 बंदों से और बात की, एक ने प्लान बी बताया, एक ने प्लान सी बताया, पर आप चाहते हो कि ए को हम प्रायोरिटी पे रखें, ठीक है। पर आपने बी और सी के प्लान को जब स्टडी किया ना, तो आपको लगा यार बी के पास में भी अच्छे ऑप्शंस हैं, सी के पास में तो और भी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो ए को बताया जाएगा यार सी वाला ये बात कर रहा है, तू कर सकता है क्या ये काम? तो ए वाला फिर बोलेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तब तो देखो ए को ही वो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा कि हाँ चलो ठीक है आप करो। अगर वो ए ये कहते कि नहीं हम तो कर ही नहीं सकते हैं इतना, तो फिर सी को फिर बाद में बिडिंग के लिए बुलाया जाएगा कि हाँ आजा भाई तू कर ले ये काम, अगर तू सस्ते में कर सकता है तो ये हो गया स्विस चैलेंज। तो ऐसे में क्या हो जाता है, अगर प्रोमोटर्स कुछ गड़बड़ करने की कोशिश भी करेंगे तो फिर बाद में उनका इन्वेस्टमेंट भी फोरगो हो जाएगा, मतलब उनका पैसा निकाल करके उनको दे दिया जाएगा, और बाकी जो ऑनरशिप है वो फिर बाद में चेंज होगी ही, ठीक है। तो स्विस चैलेंज का ऑप्शन भी रखा हुआ है इस पूरे, जो ये पूरा हमने देखा ना प्री पैक स्कीम वाला, इसमें ऐसा नहीं है कि सारा मन में आए जैसे होगा, एक लगाम भी लगाने की पूरी बात की जा रही है। आगे क्या है, आगे तो सिंपल सी बात है, लीगल इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के बाद में एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।